अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। हमने इससे पहले तारीख़ और शरीयत 8वीं जमात से दूसरा सबक यूरोप और भारत, इसमें चंद नुकात और पॉइंट का मुताला किया। नशातुस्सानिया का दौर, मजहबी इस्लाह की तहरीक, जोग्राफियाई दरियाफ़तें, यूरोप में फ़िक्र इनकलाब, सियासी शोबे में इनकलाब, अमेरिका की जंग आज़ादी, इनकलाब फ़्रांस, सनती इनकलाब। आज हम सरमायादारी का आगाज़ और आगे के जो पॉइंट है उसका मुताला करें। तो चलिए देखते हैं सरमायादारी का आगाज़। नए बहरी रास्तों की दरियाफ्त के बाद यूरोप और एशिया के मुल्कों के दरमियान तिजारत के नए दौर का आगाज़ हुआ। बहरी रास्ते से मशरिकी ममालिक से तिजारत करने के लिए कई ताजिर आगे आए, लेकिन एक ताजिर के लिए जहाज से माल दूसरे मुल्क में भेजना मुमकिन नहीं था। इस वजह से कई ताजिरों ने मिलकर तिजारत शुरू की। इससे बड़े सरमाया वाली तिजारती कंपनियां वजूद में आई। मशरिकी मुल्कों से की जाने वाली तिजारत नफा बख्श थी। इस तिजारत से मुल्क की माशी खुशहाली में इजाफा होने लगा। इसका असर यह हुआ कि यूरोप के हुक्मरान तिजारती कंपनियों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सहूलतें देने लगे। तिजारत की वजह से यूरोपीय मुल्कों में दौलत में इजाफा होने लगा। इस दौलत का इस्तेमाल सरमाए की शक्ल में तिजारत और सनती कारोबार में किया जाने लगा। इस वजह से यूरोपीय मुल्कों में सरमायादाराना मईशत वजूद में आई। अगला पॉइंट, नव आबादियात। नव आबादियात क्या है ये भी जानना जरूरी है। किसी एक मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे जमीनी इलाके के किसी मखसूस हिस्से पर बस्ती बसाना नव आबादियात कायम करना कहलाता है। माशी और फौजी नुक्ते नजर से ताकतवर मुल्क का अपनी ताकत के बल पर किसी जमीनी इलाके पर कब्जा करना, उस जगह अपना सियासी तसल्लुत कायम करना नव आबादियात है। यूरोपीय मुल्कों के इसी नव आबादियाती रुझान से साम्राज्यत वजूद में आई। साम्राज्यत यह हुकूमत करने का एक शोबा है। जैसे हुकूमत के शोबे जो है, अगर हम उसको इस्लामी व्यू से देखेंगे तो खिलाफत है। वो खिलाफत आगे चलकर जो है बादशाहत में तब्दील हो गई। फिर बादशाहत के बाद में जो है आमरियत आई। आमरियत के बाद में फिर जमहूरियत, साम्राज्यत आई, और साम्राज्यत के बाद में फिर जमहूरियत आई। तो यहाँ देखेंगे हम जमहूरियत, तरक्की याफ्ता मुल्क के गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पर अपना तसल्लुत कायम करने और कई नव आबादियां कायम करने को साम्राज्यत कहते हैं। बर्र-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के कई ममालिक यूरोपीय मुल्कों की इसी साम्राज्य ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गए, जिसमें हमारा अपना मुल्क भारत भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं भारत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य। भारत में तिजारती इजारादारी हासिल करने के लिए यूरोपीय हुकूमतों में सख्त मुकाबला आराई हुई। हिंदुस्तान में बहुत से यूरोपीय ममालिक आए जिन्होंने यहाँ पर तिजारती इजारादारी हासिल की, लेकिन आपस में उनके अंदर भी जो है टकराव होता रहा। तो 1600 में अंग्रेजों ने भारत से तिजारत करने के लिए बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। इस कंपनी से शहंशाह जहांगीर से इजाजतनामा हासिल करके सूरत में अपनी तिजारती कोठी कायम की। ये अंग्रेजों की पहली तिजारती कोठी है जो उन्होंने सूरत में कायम की, शहंशाह जहांगीर से इजाज़त ली। और गोया इस कंपनी के तवस्त से भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत होती थी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में तसादुम, टकराव, फसाद। भारत में तिजारती मुकाबला आराई में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के हरीफ थे। हमने अभी आपसे पहले कहा कि यहाँ पर तिजारत के लिए यूरोप से जो है बहुत से ममालिक आए थे। उसमें फ्रांसीस थे, अंग्रेज थे, और विलंदेजी थे, पुर्तगीजी थे।
तो इन्होंने अपनी तिजारती कंपनियां यहाँ तिजारतें शुरू की थी। आपस के अंदर उनके अंदर टकराव होता रहा और फिर यह हुआ कि अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के अंदर भी अगर देखा जाए तो ताकत के एतबार से ये दोनों मजबूत थे, इसलिए काफ़ी दिनों तक ये हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी तिजारतें जारी रखी। लेकिन आखिरकार इन दोनों के दरमियान में भी जंगें होना शुरू हुई। गोया इनके दरमियान में 3 जंगें हुई, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान 3। इन जंगों को कर्नाटक की जंगें कहते हैं। कर्नाटक की तीसरी जंग में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फैसलाकुन शिकस्त दी। इस तरह भारत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य मुकाबिल कोई ताकतवर यूरोपीय हरीफ बाकी न रहा। ये यूरोप के जो मालिक आए थे वो सब एक एक करके खत्म होना शुरू। बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इख्तियार की बुनियाद। बंगाल उस वक्त में भारत का इंतहाई खुशहाल सूबा था। यहां पर यूं समझो कि दौलत पानी की जैसी बरसती थी, खुशहाल सूबा हर एतबार से। 1856 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान मुगल बादशाह की जानिब से सूबे बंगाल में हासिल तिजारती मुराद का नाजायज फायदा उठाने लगे। जो उन्होंने तिजारत की जो यानी परवाना लिया था उसका नाजायज फायदा उठाने लगे। अंग्रेजों ने नवाब की इजाजत के बगैर कोलकाता में अपनी तिजारती कोठियों के गिर्द फसीलें बना डाली, किलानुमा दीवारें बनाना शुरू कर दी। बादशाह ने उन्हें मना किया लेकिन वो ना माने, इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर हमला करके कोलकाता की कोठी पर कब्जा कर लिया। इस वाकये के सबब अंग्रेजों में बेचैनी पैदा हुई। रॉबर्ट क्लाइव उसने नवाब के सिपह सालार मीर जाफर को नवाब की गद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। वही जो हर जमाने में हुआ कि गद्दार हमी में से निकला। सत्रह में प्लासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज फौज में जंग हुई, लेकिन नवाब की फौज का जो हिस्सा मीर जाफर की क़यादत में था उसने जंग में शिरकत ही नहीं की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। अंग्रेजों की पुष्ट पनाही के सबब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तलवे चाटे थे इसने, इसलिए इसको नवाब बनाया गया। बाद में अंग्रेजों की मुखालिफत करने पर, अब जाहिर सी बात है हर काम तो अंग्रेजों के मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, तो अंग्रेज उससे नाराज हो गए और उन्होंने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी अंग्रेजों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की, तो अंग्रेजों ने फिर से उसे हटाकर मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। बंगाल में अंग्रेजों की सरगर्मियों पर लगाम कसने के लिए मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम मुत्तहद होकर अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल हुए। तीनों का गठजोड़ बनाया इन्होंने। 1764 में बिहार में बक्सर के मकाम पर जंग हुई, जिसमें अंग्रेजों को फतेह हासिल हुई। इस जंग के बाद इलाहाबाद माहदे के तहत सूबे बंगाल में दीवानी यानी महसूल लगान वसूल करने का हक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस तरह भारत में अंग्रेज हुकूमत की बुनियाद बंगाल में रखी गई। आइए देखते हैं सूबा मैसूर। अंग्रेजों और मैसूर में जंग। मैसूर रियासत के हैदर अली ने हमला करके रियासत का कारोबार अपने कब्जे में कर लिया। हैदर अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान मैसूर के तख्त पर बैठे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग जारी रखी। आखिरकार 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और रियासत मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ये वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेजों को जो है तो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। टीपू सुल्तान जहां जंग में एक बावकार बासलाहियत फौजी और सिपह सालार थे, तो वहां अगर उनके दीनी एतबार से उनके ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो यूं बड़े जो है उलमा इकराम को कहते हुए सुना है कि वो अपने ज़माने के
कुतुब और अब्दालों के सरदार थे। उनका जुमला गीदड़ की 100 साल जिंदगी, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब एक सिपह सालार उनके पास में आया और कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजों से मसालहत करके आपकी और आपके बच्चों की जान बख्शवा सकता हूं। जिसने गद्दारी की थी उसने ये पैगाम लाया। इस पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा। अंग्रेज बड़ी मक्कार कौम है। इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और इस तरीके से एक सूबे को अपने मातहत करते चलेंगे। तो सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा। भारत में अपनी हुकूमत को महफूज करने के लिए अंग्रेज शुमाल मगरिबी सरहद की जानिब मुतवज्जे हुए। उन्हें खतरा था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते से भारत पर हमला न कर दे, इसलिए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने का फैसला किया। अफगानिस्तान जाने वाला रास्ता सिंध से होकर गुजरता था। सिंध की सहमियत के पेश नज़र अंग्रेज सिंध की जानिब मुतवज्जे हुए और 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया। सिख हुकूमत का खात्मा। सूबे पंजाब। 19वीं सदी के आगाज में सूबे पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद उनका नाबालिग बेटा दिलीप सिंह तख्त नशीन हुआ। उसकी जानिब से उसकी मां रानी जिंदन हुकूमत का कारोबार संभालने लगी, लेकिन सरदारों पर अपनी गिरफ्त कायम न रख सकी। इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने चंद सिख सरदारों को वरगलाया। सिखों में यह गलत फहमी पैदा हो गई कि अंग्रेज पंजाब पर हमला करने वाले हैं, इसलिए सिखों ने खुद ही अंग्रेजों पर हमला कर दिया। सिखों और अंग्रेजों की इस पहली जंग में सिखों को शिकस्त हुई। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को गद्दी पर बरकरार रखा। आज़ादी के मतवाले बाद सिखों को पंजाब पर अंग्रेजों का बढ़ता हुआ असर व रसूख मंजूर न था। मुल्तान के अफसर मोल राज ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। हजारों सिख फौजी अंग्रेजों के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। इस दूसरी जंग में भी सिखों को शिकस्त हुई। 1849 में अंग्रेजों ने सूबे पंजाब को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। मराठों की हुकूमत भारत की एक अहम और ताकतवर हुकूमत थी। मराठों को भी इन्होंने शिकस्त दी, यहाँ पर भी फूट डाली और इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में किस तरह अपनी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत किया, इसके बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश, कोशिश, मेहनत पसंद आई होगी। तो जल्दी कीजिए, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।